हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 कोयला एंड पेट्रोलियम की जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें ही पहला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है कि इनके जो सीएनजी और एलपीजी होते हैं इनका ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ होता है। तो ये जो गैसें होती है ना, ये कम प्रदूषणकारी होती है, मतलब इनसे अन्य ईंधन से कम प्रदूषणकारी होती है और इनकी आपूर्ति पाइपलाइन के द्वारा सरलता से हो सकती है। और वहीं हम बात करें तो ये अन्य ईंधन की तुलना में अधिक ऊर्जा देते हैं क्योंकि इनसे कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होता। इसी कारण सीएनजी व एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के ये लाभ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। तो पहले हम सड़कों को बनाने के लिए हम कोल तार का यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम पेट्रोलियम के उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग करते हैं इनको सड़क को बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है तथा ये प्रक्रम क्या कहलाता है। तो इसमें आप ये सब लिख सकते हैं जो पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों के धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले के परिवर्तन जो होता है ना, उसे कार्बनीकरण कहते हैं। तो यही हमसे पूछा था कि कोयले के मतलब जो कोयला किस प्रकार से बनाया जाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर डैश 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 तथा डैश 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 जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। उसी के अलावा यहाँ दे रखा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो ये परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है तो वो सीएनजी है। ठीक है, इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करें तो यहाँ पर सत्य और असत्य की बात की गई है, जिनमें हम पहला देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते क्योंकि इन्हें बनने में तो लाखों साल लग जाते हैं भैया। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते, तो ये असत्य है। पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो गलत है क्योंकि सीएनजी तो इसमें तो प्रदूषण होता ही नहीं है। सीएनजी में सबसे कम प्रदूषणकारी होती है, इसीलिए तो इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। हाँ, ये सही है कि कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ये भी सत्य है। 200 पदार्थों का मिश्रण है लगभग। कोलतार शायद नहीं, कोलतार हाँ मिश्रण तो है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये असत्य है क्योंकि मिट्टी का तेल पेट्रोलियम का जब हम परिष्करण करते हैं तो हमें मिट्टी का तेल मिलता है। तो ये एक जीवाश्म ईंधन तो है भाई। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। क्योंकि जीवाश्म ईंधन को बनने में पहले तो लाखों वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, और ये यहाँ लिखा हुआ है शायद मैंने, क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इनके जो ज्ञात भंडार है ना वो 100 वर्ष तक चलने वाले हैं। इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक एक काला, सरंध्र और गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें आप लिख सकते हैं कोक के बारे में। इस पेज नंबर पे आइए, पेज नंबर 34। ये कप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ये देख लीजिए, आगे लिख सकते हैं, यहाँ तक 1-2 लाइन लिख सकते हैं। ओके, पेट्रोलियम के निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। यहाँ देखिए, पेट्रोल का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र में के पैंदे में जाकर जम गए, फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब पर मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। उच्च ताप और उच्च दाब पर जो मृत जीव थे उन्होंने इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में
निम्न सारणी में यहाँ पर 2004 से 2010 तक का डेटा दिया गया है। 1991 से 1997 को क्रॉस कर दीजिए, उसकी जगह लिखिए 2004 से 2010। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ में द्वारा आलेखित कीजिए और वर्ष में कमी की प्रतिशतता को y एक्स अक्ष पर और वर्ष को x अक्ष पर अवलेखित कीजिए। ऐसे कर दीजिए, x अक्ष पर तो वर्ष लिख दीजिए और y अक्ष पर कमी लिख दीजिए। फिर इनको क्या करना है, हमें ऐसे ऐसे ग्राफ से दिखाना है। ठीक है, ऐसे दिखा दीजिए, कैसे आलेख तैयार कीजिए। जैसे कमी कितनी है 2004 में 7.8, तो इधर 7 के ऊपर 0.8 है ना, तो 7 के थोड़ा ऊपर 2004 के सीधे ले जाइए और इसको ऐसे जोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे करके सारों को ऐसे फिट कीजिए और जो ये बिंदु है ना, उन पर एक चित्र रेखा खींचिए, तो ये आलेख बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 8 के चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। इसके अभ्यास प्रश्न पूरे हुए। अब हम कल क्लास 8 का चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।